अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक बहुत बार रिपीट हो चुकी है, लेकिन फिर भी बार बार रिपीट होने से भी अच्छा है कि उसके जहन में वो चीज बढ़ जाए। जैसे मैं आपको बताया कि हमने छोटे छोटे टॉपिक सेलेक्ट करके हमने उसके ऊपर डिस्कस भी किया, ब्रॉड टॉपिक भी डिस्कस किया, क्योंकि हमको, मैंने हमेशा कहते कि आज आप जानते हैं कि जितनी भी मॉडर्न मेडिसिन, एक एक जाने अनजाने में भी मॉडर्न मेडिसिन भी कभी कभी मॉडर्न को आगे बढ़ाने के लिए ओल्ड को पकड़ रहा है। आज जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, सब में कहीं ना कहीं ब्रैकेट में लिखा रहता है कि हर्बल बेस्ड प्रोडक्ट। शायद 99.999% भी उसमें मॉडर्न मेडिसिन रहता है, लेकिन एक 001% आयुर्वेदिक का या सॉरी कोई हर्बल एक्सट्रैक्ट डाल के, वो शैम्पू से लेके, दवा से लेके, सप्लीमेंट से लेके, विटामिन से लेके, हर चीज को दुनिया के सामने ये पेश करना चाह रहे कि कुदरती है। यानी कुदरती चीज की डिमांड, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। और हम तो 100% कुदरती वाले हैं। हम तो कुदरत के पीछे तो हमको कोई भरोसा ही नहीं। और नॉन कुदरती वो कुदरत की तरफ आ रहा है, वो भी 1 और 2% भी प्रोडक्ट उसमें नहीं रहता है। तो बहरहाल इस चीज को ध्यान रखो, फ्यूचर बहुत ही, मुस्तकबिल बहुत उज्जवल है हमारी। बीच में भी अभी हैदराबाद से जो मेरा प्रोग्राम हुआ था, माशाल्लाह बहुत बंद कर दिए थे हमने रजिस्ट्रेशन। अच्छे प्रोग्राम हुआ हैदराबाद में। उसमें भी ज्यादातर समझो यंग ब्लड बहुत कम थे, फिर भी थे ज्यादातर, समझो 40-45 के अबव डॉक्टर थे जो क्रॉनिक। लेकिन वो भी ये मॉडर्न रह रह के थक चुके, लेकिन इनके अंदर भी इतना, मतलब 50-60 होने के बावजूद भी वो भी अपना आप को बदलना चाह रहे, मतलब। लेकिन एक प्रॉपर एक एक सपोर्ट और प्रॉपर एक रहनुमाई और प्रॉपर एक समझो एक हिम्मत नहीं मिल रहा है जुड़ने। तो वो उस दिन का मेरा उनके पास जो उन लोग ने बोला, सर हमको ट्रीटमेंट तो है, हमको मालूम है बेहतरीन ट्रीटमेंट यूनानी में, और हमको मालूमात भी है, फिर भी हम सक्सेस क्यों नहीं होते। तो मैंने उनको बोला कि लोहा गर्म जब होता है ना, तब लोहे को मारना चाहिए। बोलते हैं ना लोहा गर्म है। अब पहले लोहा गर्म नहीं था, यानी कि पहले मरीज तैयार नहीं था यूनानी खाने में, क्योंकि वो साइंस के नाम से मॉडर्न के पीछे भागे थे। अब सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, तो अभी थोड़ा लोहा गर्म होते जा रहा, मारने की टाइम है ये। अभी बराबर हमने लोहे को मारा नहीं तो मोड़ ही नहीं सकते। तो बहरहाल, क्योंकि इसका रिजल्ट अभी ऐसे, हम लोग की जो 100-150 जो डॉक्टर्स हमारे से जो क्लास में जुड़ा हो रहते हैं, लोग में मैं समझता हूँ 65-70% माशाल्लाह अच्छी यूनानी प्रैक्टिस कर रहे, 30-40% के ऊपर। अभी जो टॉपिक हमने जो लिया कि बहुत बार ले चुके, क्योंकि कभी कभी हमने अगर सोचे गैनक में मैनेजमेंट मॉडर्न के हिसाब से थोड़ा हार्मोन और थोड़ा सर्जिकल है, और 14 to 40 की एज में जो औरतें परेशान होते हैं गैनक के डिसऑर्डर की वजह से, तो उसमें हर शहर में गैनक का स्पेशलिस्ट रहता है। अगर उनकी काम देखेंगे तो वो भी थोड़ा सा हार्मोन थेरेपी और थोड़ा सा सर्जिकल और बाकी इन्वेस्टिगेशन में उनकी ट्रीटमेंट रहता है। अब हमारे यूनानी में भी बेहतरीन ट्रीटमेंट भी है, और कभी कभी औरतों की मैनेजमेंट की बाकायदा एनसाइक्लोपीडिया टाइप की किताबें बहुत सारे लोग लिख के गए हैं। वो सब क्या है मालूम? वो सब सोल्यूशन के बारे में। और बहुत सारे जो न्यू जेन डॉक्टर्स है, एमडी वगैरह करने के अपने नाम से बहुत सारे किताब उन लोगों ने लिखा, वो भी मॉडर्न के हिसाब से। ये पॉलिसिस्टिक ओवरी, इसमें एस्ट्रोजन बढ़ता है, ये बढ़ता है, वो बढ़ता है। फिर इलाज में तनकिया, मुस्सिल मुस्सिल थोड़ा सा लिख के एक दो मुफरत दवा, मुरक्कब दवा नीचे लिख देते, एक दो मुफरत दवा। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मुफरत मुरक्कब दवा मैनेजमेंट नहीं लिखा तभी चलेगा, तो उसके अंदर कम से कम बेसिक कंसेप्ट बताना चाहिए। हम लोग आज वही डिस्कस करेंगे। ये नहीं कि किसके लिए क्या दवा दो, किसके लिए क्या दवा। बेसिकली औरत और आदमी, आदमी और औरत, मेल और फीमेल की जो बनावट के हिसाब से देखें, एक शम्स और एक कमर है। एक शम्स है और एक कमर है। एक मुअन्नस से एक मुजक्कर है, एक मुस्बित है, एक मुअन्नस है, मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब इसका मतलब सामने वाले पूरी की पूरी नेगेटिव वाले, सामने वाला पूरी की पूरी पॉजिटिव नहीं है, मतलब
कोई चीज को हम जब कंपेयर करते वो हिसाब से, अब वो कंपैरिजन एक के मुखालिफ कोई चीज अगर नहीं रहते तो हम उसको कंपेयर कर ही नहीं सकते। गर्मी के खिलाफ एक सर्दी है, सर्दी के खिलाफ गर्मी है, तभी हम उस चीज को परख सकते हैं। खुशी के अगेंस्ट में गम है, अगर जिंदगी भर खुशी है तो उसके बाद उसको गम के बारे में मालूम नहीं, पहले वो गम में था तब वो खुश हो गए, वरना कैसे खुश रहेंगे वो। गम की दौरे में या गम की दौर में गुजर चुके हैं, इसलिए उसको, वरना उसको एहसास कैसे होंगे ये खुशी है। तो यहाँ हम कंपेयर करते कि आदमी के हिसाब से या आदमी मखलूक के हिसाब से, अशरफुल मखलूक के हिसाब से दो है, एक मेल और फीमेल है जेंडर के हिसाब से। उसमें जो मेल बेसिकली बारिश है और आदमी हार है। इसमें बहुत सारे मफहूम है, यानी कि इसका ये नहीं कि सिर्फ जैसे कि औरत का हर सिस्टम आदमी के हिसाब से स्लो रहेंगे, मतलब इसका मतलब आदमी के अंदर भी आपको मुअन्नस भी मिलेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, एकदम नेगेटिव ही तुमको मिलेंगे वो सब। फीमेल में हर सिस्टम अपने मेल के हिसाब से हर सिस्टम को मैनेज करने में ज्यादातर हार्मोन और ज्यादातर चीज कैसे असरअंदाज होते हैं, उससे भी एक मफहूम है उसका। अब मेल कभी कभी सोच सकते हैं, औरत के बारे में अभी भी बोलते दुनिया में अपनी से ज्यादा औरत एक एक क्या बोलते हैं औरत के बारे में, अभी भी स्टिल नॉट डिफाइंड बोलने वाले भी बड़े बड़े मुफक्किरीन ने लिखा, औरत एक क्या चीज है अभी तक कुडंट डिफाइंड बोलते। कभी वो माँ बन जाते, कभी वो सिस्टर बन जाते, कभी वो कभी अपना प्यारे बन जाते, कभी अपने, मतलब हर लिहाज से उनके अंदर तब्दीली होते रहते, मतलब कभी के सोच नहीं सकते, मतलब हर रोल अदा करते हो औरत। इसलिए मैं हमेशा कहते हैं कि औरत फैमिली में अगर औरत हिल जाते तो पूरा घर हिल जाता। आदमी हिले, आदमी पागल हो गया, आदमी कहीं चले गए, आदमी बेवकूफ है तो कोई फैमिली में कोई मसला नहीं होता। अगर औरत अगर मजबूत है तो, औरत अगर मजबूत है तो झाड़ मजबूत है, औरत हिले पूरी फैमिली हिल जाती। तो बहुत सारे चीज अभी तक, मतलब कहते हैं कि क्या है इस बनावट, इनसे किस चीज से बनी है। कुछ लोग बोलते हैं आदमी की रीढ़ की हड्डी, मतलब सॉरी अपने पसली से बना हुआ है, मतलब वो इस्लाम के इस्तेबार से भी कभी अपनों को तस्कीन देते हैं, कभी तहरीक देता है, मतलब हर किस्म की क्वालिटी उनके अंदर है। ये वेरी हाईली कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एक फिनोमिना भी है। एक मतलब समझो सेक्स से लेके गैनेक से लेके, यानी कि समझो उसकी सेक्सुअल लाइफ से लेके डिलीवरी तक, या समझो वो पूरी की पूरी एक चीज देखो, इतनी हाईली कॉम्प्लेक्स एक चीज उनके अंदर होता है, जितना वो आदमी में नहीं होता है, जितना आदमी में नहीं होता। आदमी को हमें हमेशा कहते हैं कि अगर आदमी को कोई मतलब समझो इश्यूज आ रहे हैं तो या तो वो सेक्सुअली इंपॉर्टेंट रहेंगे या सेक्सुअली पोटेंट रहेंगे, या जो स्पर्म या रहेंगे स्पर्म रहेंगे, दो तीन चीज के अलावा उनके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। उसको इन्वेस्टिगेट करना, उनको देखना बहुत जरूरी है कि इसी है कि वो देखते आदमी फिजिकली फिट है, यस, मेंटली फिट है, सेक्सुअली फिट है, यानी कि फिगर एंड विटालिटी उसका ओके, मतलब जल्दी असेस कर सकते इंसान के बारे में। लेकिन औरत को असेस करना इट्स वेरी वेरी क्वाइट टफ है, इन टर्म्स ऑफ मेनी थिंग्स, इन टर्म्स ऑफ हार्मोन, इन टर्म्स ऑफ मिजाज, इन टर्म्स ऑफ उनकी एक्टिविटी के हिसाब से उसमें बहुत सारी चीजें डिफरेंट है वो। अब यहाँ एक चीज ये आता है कि हम जब बात करते गायनेक की, गायनेक की जब बात करते, मैं कभी भी सोचता कि अगर गायनेक के अलावा भी अगर हमने एक सही हकीम है, तो मैं समझता हूँ कभी कभी एक औरत की जिगर और आदमी की जिगर में भी थोड़ा बहुत 19-20 फर्क रहेगा, क्योंकि ग्लोबली अगर देखा जाएगा एज अ होल, तो आदमी की कब्ज और औरत की कब्ज में भी मिजाज के एतबार से जब दवा हम सेलेक्ट करते तो भी इसके अंदर थोड़ा एहतियात रहना चाहिए। औरतों की जिगर, मैं आपको मोर एंड मोर
कॉम्प्लिकेशन करने नहीं जा रहे, एक दिमाग में रखा करो ये सब चीज। ये नहीं कि सर आपने पढ़ा रहे जैसे अपने उस्ताद लोग कैसे रहते, कुछ समझ में आया तो पूरी हर चीज को कॉम्प्लिकेटेड में बोल देते ताकि खुद भी कंफ्यूज दूसरे को भी कंफ्यूज करें। मैं सोचने की एक चीज बता रहा, कभी कभी तुम लोग ट्रीटमेंट में ये ध्यान में रखा करो, आदमी की दिल और औरत की दिल में काफी फर्क है। वो दिल नहीं जो एनाटॉमिकल दिल, समझा, कैफियत की दिल की बात कर रहा भाई। क्योंकि औरत हमेशा मैंने से मजाक में ये भी कहते कि आदमी को 4 शादी कर सकते, लेकिन औरत को 4 शादी अलाउड भी नहीं। उसके अंदर बहुत सारे जवाब देते साइंटिफिक इतिबार से क्यों नहीं कर सकते। वो मैं ये इतिबार से नहीं बोल रहा, मैं यहाँ एक बोल रहा कि उनकी जो मेंटल एस्पेक्ट बोल रहे वो उस चीज को कबूल कर सकते। मेरे हस्बैंड की 4 वाइफ है, लेकिन एक औरत को 4 हस्बैंड है, वो खुद भी कबूल नहीं कर सकते, दूसरे भी इसको कबूल नहीं कर सकते। मतलब हर यहाँ से आप सोच के देखो, कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लिकेशन, एक कॉम्प्लेक्स चीज है औरत, हाईली कॉम्प्लेक्स। तो इसमें आप गायनक की बात करेंगे तो गायनक और कॉम्प्लिकेटेड है, गायनक और कॉम्प्लिकेटेड है। अब मॉडर्न के हिसाब से आप जानते हैं कि थोड़ा चंद 14 से लेके 40 तक, मेनार्के से लेके मेनोपॉज के डिफरेंट इश्यूज को लोग मैनेज करते हैं, उसके हिसाब से उन लोग को ट्रीटमेंट बता दिए। और ज्यादातर गैनिक में इश्यूज कब आते हैं मालूम, कॉम्प्लिकेशन के तौर पे। एज सच गैनकोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर नहीं है, उनकी गैनकोलॉजिकल चीज जब डिसऑर्डर में जाता है तो ज्यादातर कॉम्प्लिकेशन के वजह से आता है, कोई कॉम्प्लिकेशंस, वरना उनको गैनिक में इतना इश्यूज नहीं है। अब मॉडर्न का एक एस्पेक्ट सोच के देखो, मॉडर्न में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो बढ़ने के लिए जो हार्मोन, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, प्रोलैक्टिन, एलएच, एफएसएच, लुटेनिन, बहुत सारे हार्मोन से उस चीज को मेंटेन करता है, ठीक है, वो एक परफेक्ट साइंस है। वो बीच में लेक्चर में मैं शायद गैनिक के लेक्चर में बता दी थी, अगर गैनिक के अंदर भी यूनानी में हार्मोन के हिसाब से एफएसएच बढ़ा, एमएच बढ़ा, एलएच, तो कभी कभी इतना सोचा करो कि एफएसएच बढ़ने से या एलएच बढ़ने से बॉडी में और क्या क्या तब्दीली हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाले, वो नाम से समझ में आते हैं, वो हार्मोन के अंदर हरारत का होना जरूरी है मिजाज के एतबार से। प्रोजेस्ट्रोन, प्रोजेस्ट्रोन, अरे हिलना नहीं डिलीवरी तक, थोड़ा मुअन्नस या थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट उस हार्मोन में। ये हमेशा अभी में आपने राहुल फाटे की भी बात की, तो वह हर जगह आप इसको ध्यान रखा करो। जैसे किसी ने बोला हाइपरथायरॉइडिज्म, सर हाइपरथायरॉइडिज्म में आपको, मैं इसलिए पेशेंट में सवाल पूछते, आप रिपोर्ट छोड़ो, रिपोर्ट साइड में रखो, रिपोर्ट सिर्फ देके यूनानी वाला हकीम नहीं लिख सकते। आपके हाइपरथायरॉइडिज्म में आपकी पूरी की हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री मुझे चाहिए, तब मैं बोलूंगा थायराइड की मिजाज क्या है। आप बोले पैल्पिटेशन बढ़ा, पसीना छूट गया, आपको बार बार लूज मोशन हो रहे हैं, आपको फेयरनेस आ रहा है, मुझे पूरी की क्लासिकल सफरा की अलामत मिल रहा है। सेम चीज अगर किसी के अंदर एफएसएच, एलएच या लुटनेसी या कोई भी हार्मोन अगर बढ़ रहा है, प्रोलैक्टिन बढ़ रहा है, उसमें आपको समझ में आना चाहिए कि इस हार्मोन की वजह से ही बॉडी में के, तो कम से कम अगर इसका भी मालूम पड़े। मेरे पास कितने गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर आते हैं सर, ओलिगोमेनोरिया हो रहा है, बहुत पेनफुल आ रहा है, स्कैंडी मेंस्ट्रुएशन। अब हम उसको तुम ढूंढते फिरेंगे क्या, हार्मोन टैबलेट मैं डायरेक्ट उठ के लिख के देता है, बेल्थीत खास सिंगल ड्रग। अब मरीज आके बोलते सर वो स्कैंडी मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम था, बहुत पेनफुल भी था, बहुत क्लॉटिंग भी आता था, तो आपने अब बेल्थीत खास दिया। हमने अब्बेल्तित खास किस मैदे में इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग, मैंने अब्बेल्तित खास ज्यादातर आजकल बर्स में इस्तेमाल करते हैं। बर्स में मुझे बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिल रहा है कि ये दर्जे 4 का दवा है, काय को खामा मैं बापची दे के किसी को जलाऊं। अब इसमें अब्बेल्तित खास दे दे उसको, उसकी डायलिटेशन हो गया, उसकी मतलब यूट्रस की जो अपनी यूनानी के एतबार से एक तहरीक और हरारत, तस्खीन नॉट तस्कीन, तस्खीन हरारत पहुंचाने वाले काम किया, वहां एक डायलिटेशन का काम किया, तो उसको रिजल्ट मिलेगी। तो कम से कम उस इतिबार से आपको पूरी कंसेप्ट को अगर रख दे, तो आप कभी भी कोई भी जगह पे कुर्सा पुदीना इस्तेमाल कर सकते इस जगह पे,
आप बेतिंगार इस्तेमाल कर सकते हो, आपको सिलेक्शन चॉइस बहुत मिलेगी। अगर आप सिर्फ समझो हार्मोन के हिसाब से सीख के रखी, तो यूनानी में त्रिफल उददी या समझो माजुन सरद जैसे 2-3 चीज के अलावा हार्मोन के लिए यूनानी में कौन सी टैबलेट है? तो हाथ नहीं लगा सकते मरीज को अगर तुम रिपोर्ट दे के हार्मोन को घटाना है बढ़ाना ना हो। और उनसे इतना पूछा करो कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम, बोल के 1-2 सवाल मत किया करो, हर सवाल पूछा करो, उसकी नींद से लेके उसकी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की हिस्ट्री से लेके उसकी यूरिन, उसकी आउटपुट, उसकी स्थिया, उसकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, उसकी पूरी साइन कार्डिनल साइंस मालूम करने से समझ में आते परफेक्टली ये एक तहरीकी अमराज है या एक तस्कीनी अमराज है। अब आपको इतना मालूम होना चाहिए कि गैनक में इस जगह पे मुझे तहरीक की जरूरत है, तस्कीन की जरूरत है। अगर बच्चा भी नहीं हो रहा किसी को, ओबिसिटी पे जा रहे, फैट बढ़ते जा रहे, बलगमियत की तरफ जा रहे, अब एक ओवरऑल तुम्हारे अंदर एक पिक्चर आ गई, इसको तहरीक की जरूरत है या इसकी तहलील की जरूरत है। तब अपने आप आपके अंदर जवारिश कमूनी दिमाग में आएंगे, तिंगार दिमाग में आएंगी, अफसल मफसल दिमाग में आएंगे, जो गर्म दबा ऑटोमेटिक पट 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 डाउनलोड होते जाएंगे। वरना तुम ढूंढते फिरेंगे, सवाल करते रहेंगे, जितने भी आप ग्रुप में डालेंगे, सर इसका ये बढ़ गया, उसको ये बढ़ गया, तो मैं ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, इसके अलावा सर इसकी पल्पिटेशन बढ़ गया, इसके पेशाब के अंदर पीलाट आ रहे हैं, समझ थोड़ा सा कलर एम्बर कलर से ज्यादा ऊपर आ गया, उसको तकतीरुल बौल हो रहे हैं सर, उसको थोड़ा बेचैनी हो रहे हैं, उसके गुस्सा बढ़ रहे हैं, उसकी तरीके उसकी एक्टिविटी बढ़ रही है या उसको डिप्रेशन में जा रहा है। इससे आपको अंदाजा लगा सकते हैं ये फलाने हार्मोन बढ़ने की वजह से इसको ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। अब आप देखते हैं कि गैनेक में बेसिकली फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल के हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, बहुत सारे मॉडर्न में क्लासिफिकेशन। बेसिकली आप मेंस्ट्रुअल इश्यूज को भी अगर मैनेज किया तो मैं समझता हूँ 25-30% गैनेक मैनेजमेंट आपके हाथ में आ गया, सिर्फ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को अगर आप। फिर आजकल स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर बहुत आ रहे हैं, क्योंकि पहले स्ट्रक्चरल देखने के लिए हमारे पास सहूलत नहीं थी। आजकल कुछ भी होगा तो हम लोग जाते हैं डायरेक्ट, पेशेंट खुद भी जाके क्या करते, पेट दुख रहे तो जाके अल्ट्रासोनोग्राफी करके आते। कोई डॉक्टर बोला नहीं होगा, हर महीने जाके सोनोग्राफी करता है कि हर जगह पे अवेलेबल है। पहले हॉस्पिटल में था, उधर जाने में प्रॉब्लम है, अभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट खुद अपने आप को अल्ट्रासोनोग्राफी करके आते। तो बोला थोड़ा पीसीओडी है या थोड़ा सा चॉकलेट सिस्ट है या हेमरेजिक सिस्ट है या फाइब्रॉइड है, इंट्राम्यूरल है या सीरस, बोल के ये एक अलग कहानी हो जाती फिर, और पेशेंट उसी के पीछे पागल रहते। तो इस जगह पे आप आपकी नजरिया अगर परफेक्ट रखा तो पेशेंट को पूछा करो, फंक्शन के हिसाब से हम ट्रीट पहले करेंगे, स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर ज्यादा इश्यू है तो उसको बोलना सर्जरी करना पड़ेंगे। ज्यादा अगर समझो स्ट्रक्चरल गड़बड़ है तो दे ऑल्सो नीड सम सॉर्ट ऑफ सर्जिकल इनोवेशन। अब इसमें गायनिक के अंदर भी अगर आप समझे छोटा छोटा वेरी रूडिमेंट्री आपको उसको क्लासिफाई करना है, तो मेंस्ट्रुअल पीरियड को भी आप सिर्फ दो में क्लासिफाई करो, विच इज हॉट एंड विच इज कोल्ड, या आप उसको जहां आपको तस्कीन की जरूरत है, जहां आपको तहरीक की जरूरत है, काफी हो गया आपकी पूरी मैनेजमेंट उसमें। अब वो डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग से लेके मेनोरेजिया हो या समझो पॉलीमेनोरिया हो, ये सब चीज के अंदर कहीं ना कहीं एक अरारती गलबा है। अब आप इतना बेहतरीन अगर हिस्ट्री टेकिंग के माहिर है तो कभी कभी आप उनके खाने पीने की तदाबीर से भी, दवा के बगैर भी इसको मैनेज कर सकते। बहुत सारे पेशेंट आते हैं आम खाने के सीजन में ब्लीडिंग बढ़ते हैं, आम के सीजन में, या कुछ लोग सर्दी के सीजन में कोई सर्द चीज खाने से इसको ओलिगोमेन। तो ये नहीं कि हर जगह पे आपको ये तहरीक और तस्कीन की सॉल्यूशन यानी कि ट्रीटमेंट आप दवा से ही हो, तदाबीर तो आपके पास एक से एक तदाबीर है। तो तदाबीर आपको मिलने के लिए ग्लोबली यानी कि एज अ होल मेरे सामने आके बैठे हुए मरीज का ओवरऑल मिजाज चार हो सकते हैं। मेरी मिजाज भले वो मुअन्नस हो, भले वो चांद हो, भले वो बलगमी हो, और दुनिया की तमाम औरतें बलगमी हो, लेकिन उस ग्रुप में भी एक सफरा, एक दम, एक बलगम, एक सौदा वो भी आपको मिलेंगे। तो एक औरत के अंदर सफरावियत बढ़ने से क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, या समझो सफरा आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो हरारत बढ़ने से, या कोई बलगम के अंदर हरारत बढ़ने से कभी कभी ओलिगोमेनियोरा में भी जा सकते हैं, या एकदम एवी ब्लीडिंग में भी जा सकते हैं। यहाँ पहले आपका टारगेट आप मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को मैनेज करने की करो।
और आजकल ऐसा है कि पुराने ज़माने के जैसे नहीं है। पुराने ज़माने में ज़्यादा हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं थी। आजकल इतनी हिस्ट्री देना पड़ता है कि ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ इन लोगों ने खाते, पढ़ते, परचेज़ करता है। खुद की दवा, विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम बोल के बहुत सारे सप्लीमेंट खुद उन लोगों ने मोबाइल से ये व्हाट्सएप पे मंगा के, ऑनलाइन में मंगा के खाता है। आड़ा-टेढ़ा, उल्टा-सीधा खाना खाता है। मेंटली, फिजिकली बहुत सारे डिसऑर्डर्स पुराने औरतों के मुकाबले बहुत है, लेकिन कभी-कभी हम लोग हिस्ट्री ले लेके थक भी जाते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल से लेके, खाने-पीने की शौकीन से लेके, कोई तहरीक अलग-अलग, तस्कीन अलग-अलग, सबकी सब पुराने हिसाब से हम 2-3 सवाल करते थे। खाना-पीना तो हर घर में ऑलमोस्ट एक जैसे खाना रहते हैं। 9 बजे, 8 बजे सोते हैं, सुबह उठते हैं। इसमें ज़्यादा अपने को सवाल करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ऑक्यूपेशन, पेशा से लेके, सोने से लेके, असबाब-ए सित्ता ज़रूरी आप देखेंगे, तो आपको बराबर समझ में आएँगे। अब ओवरऑल आप ये देखो कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को मैनेज करने के लिए वो आपको, आपके पास बेहतरीन जो वेल आप जैसे अभी फॉर एग्जांपल अपने पास, हमको मालूम है ये गर्म में एक ठंडा बीमारी है। साइन एंड सिम्टम्स में हमेशा याद रखो, कोई भी जगह पे तहरीक अगर है, तो हर जगह पे सैलान का एक शिकायत का चांसेस ज्यादा है। सैलान मतलब तहरीक है वो। सैलान रहम हो, सैलान खून हो, सैलान मनी हो, या कोई भी जगह पे सैलान हो रहे, मतलब एक मूवमेंट आ रहे, तो याद रखना कहीं ना कहीं एक फैलाव, एक खुलना खुल गया। गर्मी से, गर्मी से एक छोटा सा तंग रास्ता बड़ा बढ़ गया। जो तंग होना चाहिए तबई तौर पे, वो ज्यादा कुशादा हो गया। या जो बहने वाली चीज बहुत ही गाढ़ा था, वो गर्मी से वजह से वो थिन हो गया। रास्ता वैसे की वैसी है, उसकी जो रास्ता वैसे की वैसी, लेकिन जो बहने वाली चीज के अंदर रिक्कत आ गया। ये सब आपकी सोच होना चाहिए। रास्ता तो नहीं खुला, लेकिन रिक्कत आ गया। दिक्कत भी नहीं बढ़े और नॉर्मल है, रास्ता भी नहीं बढ़े, लेकिन आपकी ओवरऑल गर्मी की वजह से आपके अंदर एक अलग तहरीक हो सकता है। तो ये आपको मैंने जब एक एक वर्ड में कहते तहरीक तहरीक, लेकिन उसके पीछे एक समुंदर है, एक इल्म का एक समुंदर है, एक हिकमत का एक समुंदर है। आप उससे अंदाजा लगा सकते कि सर तहरीक से क्या क्या संबंध हो सकते हैं। तो ये चीज अगर आपको कंफर्म है, मतलब मेरी पेशेंट की इस बीमारी, भले आपने स्कैनिंग करके देखिए, सीटी स्कैन किया या एमआरआई किया या पेट स्कैन किया या ब्लड की पूरी पूरी की पूरी आपके पास एक डायग्नोसिस के लिए आपने समझ में आई ये चीज है। लेकिन इसके अंदर आप याद रखने का, यूनानी के एतबार से अगर आप सोचेंगे तो आपको ट्रीटमेंट में बहुत आसान रहेंगे। अब क्लॉटिंग डिसऑर्डर के अंदर ये हाइपर के अलावा हाइपो के अंदर भी कभी कभी ये जरूरी नहीं कि रास्ता तंग हो गया, या जो बहने वाली चीज के अंदर गाढ़ापन आ गया, या थायरिक देने वाली हार्मोन के अंदर तस्कीन आ गया होगा। वो नाम कुछ भी रहने दो, हमसे उससे नाम से कुछ लेना देना है। अजमल कहो या अलाउद्दीन कहो, आपको उनसे कोई मतलब नहीं। अजमल क्या डिलीवर करते हैं आप लोगों के लिए, या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके नाम से सेम चीज, हार्मोन के नाम से आपको कुछ लेना देना नहीं, इसकी मिकदार से थोड़ा बहुत आपको लेना देना होगा, क्योंकि इसमें आपको समझ में आती है कैफियत ज्यादा बढ़ गया। अब वो हार्मोनल डिसऑर्डर के अंदर सर्द खुश्क दवा और एक गर्म खुश्क दवा। कल एक पेशेंट आया मेरे पास, मैंने उसको बहुत बार उसको ने थोड़ा सा उसको मिडिल मेनिस्कस का टीयर हो गया था। वो बोलते सर उधर बहुत जलन जैसे होता है कभी कभी रात में, कभी ऐसा लगता है उसे जल रहा है कि कहीं कोई मिर्ची लग गया। तो मैंने उनको क्या किए थे, नॉर्मली हम लोग क्या करते, कोई जॉइंट में पेन डायरेक्ट हमने कोई रोगन मसीहा या रोगन सोप लिख के देते हैं, तो मसाज करो बोलते। तो 3 बार मसाज किया, फिर मैंने सोचा यार क्या उसका प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रहा है, बलगमी ऐसा लगा ये सफरा भी है, इसको गर्मी उसको तकलीफ दे रहा है। अब मैं चाह रहा है उसको खुश्की दे, तो मैंने उसको बोला तुम्हें काम करो, बर्फ रखा करो, बर्फ। और वो 3 दिन 4 दिन कंटिन्यूस रात में 15 मिनट पूरा बर्फ का क्यूब्स ला के रखता है। तो बोले सर अभी एकदम पूरी की पूरी दर्द गायब हो गया, सूजन भी कम हो गया बोले। अब आपको ब्लीडिंग को रोकने के लिए आपके पास बर्फ जैसी भी दवा है, सर्द खुश्क, थोड़ा जैसे बर्फ जैसे सर्द शुष्क आंवला, आंवला का कोई भी कंटेंट हो, मजदीद हो, राल हो, मोचिरस हो, सुपारी पक, ये सब खुश्की क्रिएट करता है।
अब इसकी जगह पे इंतहाई गर्म खुश्क पिए, लेकिन इंतहाई गर्म खुश्क हम लोग को इसलिए डर लगता है कि वो बॉडी को मजीद गर्म करके दूसरे की तकलीफ न दो। इसलिए आप देखते हैं कि जितने भी शुरू शुरू में यूनानी में जो गैनक के लिए जो दवा इस्तेमाल करते, 4-5 दवा है। कौन सी है? शरबत अंजीबार, माजिन मोचिरस, माजिन सुपारी पाक और एक माजिन मुकव्विर, दूसरा कौन सी है? और एक कुर्स बंदिश को। इतने दवा अलावा दूसरा सबका अपने अपनी शरबत मुदीर और टॉनिक है। अब आज से 50 साल पहले पेशेंट अपने पास आते थे फंक्शनल डिसऑर्डर लेके, ब्लीडिंग 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 ब्लीडिंग, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ज्यादातर पेशेंट आ रहे स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर देखे, क्योंकि पेशेंट ब्लड टेस्ट से ज्यादा गैनक क्या करता है, ब्लड टेस्ट में कुछ मिलता नहीं ज्यादातर लोग को, तो गैनक आजकल ज्यादातर क्या करता है, यूएसजी कराता है। तो यूएसजी में कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी मिलता ही है, क्योंकि सिस्ट के बगैर बहुत ही कम पेशेंट को आपको मिलेंगे बगैर सिस्ट के, क्योंकि वो ओवर एक ऐसी जगह है, वो एक हर एक एक हफ्ते में वहां चेंज आते हैं, एक एक हफ्ते में 28 डेज में 4 मौसम रहते हैं। किधर? यूट्रस में 4 मौसम। बाहर के मौसम 90 डेज का मौसम होता है, औरत की मौसम यार 7 डेज में बदलता है। वो हिसाब से इसकी मूड भी बदलते हैं, 7 डेज में हर औरत की मूड अलग रहता है, सोच भी अलग रहता है। तो पुराने जमाने में फंक्शनल डिसऑर्डर बोले तो ब्लीडिंग के अलावा उनको कोई प्रॉब्लम नहीं और उनको बच्चा नहीं हो रहा है। वो टाइम पे फाइब्रॉइड हो या सिस्ट हो ये सब बोल के थोड़ी आते अपने पास, इसीलिए हम उस दौर में हमको दवा काफी था। ये कौन सी दवा, माजुन मोचरस, ये सब सर्द खुश्क दवा से तमाम बीमारी मैनेज करते थे। लेकिन आज के दौर में भी अगर आपकी FSH या कोई भी गर्म हार्मोन अगर बढ़ भी गया, तो भी आप जवारी शाही, मशरूब आमला या समझो सर्द खुश्क या कैप उम्मा जदीद देने से भी उनकी FSH की क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्योंकि हम लोग ने अभी तक सिस्टमैटिक वो ट्राई नहीं किया। अब आज के बाद में तुम लोग गैनक में प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो बाकायदा स्टडी पर्पस के लिए फाइल बना के रखो अलग। लेकिन मरीज को बोलने फाइल तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए। तमाम पब्लिक क्या समझते, तमाम मरीज फाइल बना के देते मरीज के लिए, मरीज को बोलने फाइल तुम हाथ मत लगाओ। एक्चुअली तो फाइल इस डॉक्टर के लिए, जो भी स्कैनिंग ब्लड को, डॉक्टर पेशेंट का आई नहीं, वो पेशेंट का को फाइल पढ़े। पेशेंट अपनी कैफियत पढ़ना चाहिए, डॉक्टर कमियत देखना चाह रहे, क्योंकि डॉक्टर को नापना है। अभी डॉक्टर को नापना पड़ता है, मेरे पेशेंट की बीमारी कम हुआ कि इसकी बोलने के अलावा हिस्ट्री तो बोलेंगे अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी इसको तसल्ली के लिए मैं नापना चाह रहा तुम्हारी ट्यूमर या सिस्ट कम हो गई क्या, तो वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए फाइल सिर्फ मरीज अपने पास रखना, मरीज मरीज लेके घूमना नहीं, डॉक्टर के पास रखना चाहिए। और क्वालिटेटिव एनालिसिस मरीज आके बोले उसके लिए फाइल की जरूरत नहीं। तो आप क्या करो, मरीज से क्वालिटेटिव एनालिसिस लो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए आपकी सिस्टम, आपकी सोच सही, आपको कन्विंस करने के लिए, दुनिया को कन्विंस करने के लिए नहीं। आपको पहले कन्विंस हो जाए तभी तुम दुनिया को कन्विंस कर सकते। तो बोले सर सही बोल रहे हैं आपने, मैं 5-10 पेशेंट के अंदर मैं कुम्मा जदीद या मुचिरस या सफूफ सैलानिल या सफूफ आमला या सफूफ मशरूब आमला दिया, तो मैंने काफी फर्क पड़ा FSH के अंदर या LH के अंदर या और ईस्ट्रोजन के अंदर। वो जो सोच था वो परफेक्ट है। देन आप उसको पेपर पब्लिश करो, जो भी करो आपको क्लिनिकल ट्रायल में। नहीं तो आप ये बोलने से नहीं कि हमें यूनानी में या गैनक के लिए बेहतरीन दवाई बोलने से कुछ फायदा नहीं। अगर जिसको जरूरत है तो आप उसको सबमिट करो। तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के अंदर मैं समझता हूँ ज्यादातर 14 to 45 दिस इज अ फर्टाइल हिस्ट्री जो रहते हैं फीमेल में। और कुली तौर पे अगर वो मौसम देखे औरत की उम्र के हिसाब से, एक हिसाब से एक शिन्न शबाब है वो। शिन्न शबाब बेसिकली गर्म ही है। शिन्न शबाब के बाद में शिन्न कहूलत स्टार्ट होते, यानी कि बलगमियत। तब आप देखेंगे 40 के बाद में जो भी औरतों में हार्मोनल डिस्टर्बेंस होते हैं, उस ज्यादातर इश्यूज हाइपो फंक्शन को मिलेगी आपको। वो हाइपो फंक्शन की वजह से उसकी बॉडी में वो चेंजेस बहुत आने को लगता है। यानी हाइपो का मतलब बलगमियत, हाइपो का मतलब हार्मोन। और जो 14 to 40 के अंदर की जितने भी चेंजेस है, कि यूनानी के एतबार से अप टू 40 शिन्न शबाबी है।
शबाब का एज ही है वो 16 to 40, जो शिन्न शबाब के बाद। तो शिन्न शबाब का कॉमन मिजाज क्या है? हार है। इसीलिए ज्यादातर हरारत से मुतासिर होते हैं इस एज में। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें बरूदत मुतासिर हो, जैसे ओलिगोमेनोरिया है, एमिनोरिया है, या समझो एनोवुलेटरी यूट्रस हो, ये भी बलगमियत की तरफ है। लेकिन ज्यादातर तकलीफ जो परेशानी होता है वो ज्यादती की वजह से होता है। कमी के से परेशानी नहीं होती, जैसे ब्लीडिंग नहीं आ रहा है तो उसमें परेशानी क्या है? बहुत सारे लोग आते हैं, सर मुझे ब्लीडिंग बराबर नहीं। माल ब्लीडिंग क्यों बराबर कर रहे हैं, वजह तो बताओ। उसमें कुछ परसेंटेज इनफर्टिलिटी के लिए, कुछ लोग नमाज नहीं मिलता है। मैं उन लोग को बोलते मजाक में, पीरियड नहीं आता अच्छा है ना, तुम्हें नमाज पूरा मिलेंगे, रोजा भी मिलेगी। लेकिन मकसद एक चीज होता है कि वो पीरियड रेगुलर होने से उनके फीमेल में तनकिया होते हैं, बहुत सारे हार्मोन डिस्टर्बेंस की वजह से डिसऑर्डर हो गया ना, तो वो चीज वो होने से उसकी बहुत सारे बॉडी के अलग अलग सिस्टम भी सही हो जाते हैं। फिर भी हमेशा याद रखने का 40, एक याद रखो 40 के बाद में गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर अगर आ रहे हैं। ये मेरे पास कल एक पेशेंट आया, बहुत पुराना पेशेंट है, शी मस्ट बी अराउंड 44। कि हम अल्ट्रासोनोग्राफी लेके आए, देखे तो पागल हो जाएंगे, इतनी सारी फाइब्रोइड सीज दुनिया भर की बार भर के। वो पेशेंट आ रहे, दवा मेरे मेरे को मेरे पर इतना ईमान है, बोला सर आप दवा दो, मैं सर्जरी नहीं कराऊंगा। वो कभी ब्लड रिपोर्ट लेके आते कि सोना, मैंने इनको क्या बोला, मैं बोला देखो 3 जगह याद रखो आपको, मुझे छोड़ के सर्जन के पास आपको जाना पड़ेगी, वो पहले चीज बता देना उनको। यानी कि हर महीने में अनकंट्रोल अनबेयरेबल पेन हो रहा है, पेशेंट 3-4 दिन इतनी परेशान हो रहे हैं। दूसरी, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ और अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज जब होते हैं तब उसकी सर्जिकल सोल्यूशन हम ढूंढ सकते हैं। और मरीज को मैंने बोला भी देखो तुम 44 हो गए, यू समटाइम्स यू नीड अ गुड काउंसलिंग, खासतौर से गायनक में। मैं उनको अभी तुम 44 हो गए, अभी तुम्हारे अंदर 50 तक अगर तुम्हारी मेनोपॉज हो रही है, मेनोपॉज के बाद में भी, ड्यूरिंग मेनोपॉज के अतरा पेरी मेनोपॉज, मेनोपॉज के लिए अराउंड भी तुम्हारी ये सब साइज पड़ेगा। मेनोपॉज होकर 3-4 साल के अंदर तुम्हारी हर ग्रोथ, यानी तुम्हारी यूट्रस श्रिंक होने के साथ हर चीज श्रिंक हो जाएंगी। पेशेंट को दूसरा कोई सिम्टम्स नहीं है, यानी क्वालिटेटिव इश्यूज नहीं है, बट क्वांटिटेटिव इश्यूज है। क्वांटिटेटिव इश्यूज तुम अगर उसको बोलो मेरा दवा से ग्रोथ नहीं होंगे, तो सर्द खुश्क दवा से ग्रोथ को हम मैनेज कर सकते हैं। आफ्टर 55-60 के बाद में ग्रेजुअली वो स्विंग होके कंप्लीट हो रुडिमेंटरी स्टेज में चले जाते। तो ट्रीटमेंट सेलेक्ट करने से पहले एज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है गैनक के अंदर। दूसरी, हिस्ट्री के अंदर पेशेंट की वाई द पेशेंट कॉन्स्टिट्यूट इनफर्टिलिटी है, तो आप बाकायदा उसको दोनों देख के, इनफर्टिलिटी में सीरियस इश्यूज है, इनफर्टिलिटी इश्यूज नहीं है, इरेगुलर पीरियड आ रहा है, दूसरा कोई इश्यूज नहीं है, अगर वो मैनेज कर सकते हैं रेगुलर पीरियड का, तो उसका उतना इंपॉर्टेंस दो। यानी कि पेशेंट की क्वालिटेटिव चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। 1-2 दिन ज्यादा ब्लीडिंग होने से उसको एचबी अगर कम हो रहे तो देन टेक इट सीरियस। पेशेंट डॉक्टर बोले मुझे कोई दर्द भी नहीं, कैन मैनेज, नो प्रॉब्लम, ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं। तो गायनक के लिए अंदर कॉम्प्लिकेशन अगर एक्सट्रीम है, तब आप उसको सीरियसली उसको ट्रीट करना पड़े। वरना कि आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ देने से भी, ज्यादातर मैं समझता हूँ इसमें पेशेंट को कभी सिम्टोमेटिक रिलीफ के हिसाब से अगर कोई ट्रीटमेंट हम कर सकते, कोई शोबा, कोई डिपार्टमेंट या कोई सेक्शन, या मैं समझता सबसे बेस्ट गायनक के। गायनक में अगर सिम्टम चले गए तो पहले पेशेंट आधा मुतमईन हो गया, यानी सिम्टम्स नहीं, ब्लीडिंग कम हो गया, तो बाकी सिम्टोमेटिक के अलावा गायनक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनफर्टिलिटी है, एक इनफर्टिलिटी और एक सिम्टोमेटिक। तो बाकी कोई जगह पे ऐसा नहीं जैसे आपको बुखार आ रहा है,
तो बुखार में आप बुखार को दूसरी इसकी मैनेज कर, साथ में उसके एटियोलॉजी मैनेज पड़े। यहाँ आपको ब्लीडिंग अगर मैनेज कर पा रहे सर्द खुश्क दवा से, दूसरे कोई इश्यूज अगर उसको नहीं है, यानी कि दूसरी ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो कभी सिम्टोमेटिक रिलीज से पेशेंट आके सर अभी 3-4 दिन महीना आपका दवा खाए, अभी दवा बंद किया, एवरीथिंग इज नॉर्मल, क्योंकि वो बैक टू हार्मोन अपनी जगह पे नॉर्मल में आ जाते। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में तहरीक के तस्कीने के डिसाइड करो। तो वहां सैलान एक कॉमन अलामत आते तहरीक में, और इसके ऑपोजिट कई रुकावट आते हैं उसके ऑपोजिट में सर्दी के में। ये दोनों आप डायग्नोसिस करें तो आपको मैनेज कर सकते। बाकी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के अलावा आप उसको क्लासिफाई करेंगे तो हमने बहुत बार तुमने सुन चुकी है, एमिनोरिया, फिर सेकेंडरी एमिनोरिया, प्राइमरी एमिनोरिया, फिर उसको पॉलीमेनो, ये सब चीज को आप सिंप्लीफाई करके दो में कन्वर्ट करके रहे, तो आपको ये जरूरी नहीं कि मेनोरेजिया और पॉलीमेनोरिया को डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ वहाँ कसरत से इश्यूज हो रहे तो कहीं ना कहीं हरारत की हेल्प है, तो आपको ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट विल वेरी इजी फॉर यू। स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी मैंने बताया कि स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी भी अगर फंक्शन में डिस्टर्ब कर रहा है तभी आप उसके ऊपर ध्यान दो। जैसे भी किसी को ज्यादा साइज बड़ा फाइब्रॉइड है, उसकी वजह से उसको कंसीव नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट करो। अगर छोटा सा 1 सेंटीमीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर का अगर सिस्ट, तो कंसीव होने में कुछ दिक्कत नहीं आते हो, या समझो वो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी से उसकी पीरियड में या उसकी कंसीव होने में अगर दिक्कत नहीं आ रहा, तो वो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी, अगर वो साइज भी नहीं बढ़ रहा है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप देखते होंगे जब ये 4 मैंने मौसम बताया औरत के, जो ओवुलेटरी, प्री ओवुलेटरी, पोस्ट ओवुलेटरी, जो 7 7 7 7, कुछ लोग 8 8 8 रहते हो। अगर आपके पास सोनोग्राफी का मशीन है या खुद आप चला रहे तो आपको रिसर्च करना है, तो आप एक काम करो, क्योंकि हर ये हफ्ते में आप एक रैंडम बहुत सारे लोग का यूएसजी निकाल के देखो, तो उसका आपको साइज में स्ट्रक्चरल में बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। जैसे पीरियड खत्म होने के फौरन बाद जो क्रैफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद में ओवरी की साइज, वहाँ की ताबूजी कैफियत, वहाँ की इम्तिला सब खत्म हो जाते हैं। जैसे पीरियड हो गया, फौरन पीरियड के बाद में जब आप देखते हैं कि वो जो जिसको बोलते हैं ना यूट्राइन बेड, वो भी यूट्राइन बेड पूरा निकल चुकी है, पूरी गद्दा जो बना के रखे थे आने वाले बच्चे को, बच्चा नहीं हो रहा, कंसीव नहीं, तो वो बेड पूरा निकल जाते, तब यूट्रस की साइज क्या, ये सब चीज माइनर स्ट्रक्चरल, माइनर में कभी मेजर स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी भी आते हैं। खासकर से बलगमी और दम्मी में बहुत सारे स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी आपको मिलेंगे। सफरा और सौदा में इतना स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी नहीं मिलती, उसमें ज्यादा फंक्शनल डिफॉर्मिटी। तो आपको मिजाज के एतबार से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बालगमी में स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी और ज्यादा फ्लो का चांसेस ज्यादा रहते हैं, और दम्मी में भी ज्यादातर मेनोरेजिया और ज्यादातर ब्लीडिंग लेके आते हैं बलगमी और दम्मी औरतें। और ये ओलिगोमेनोरिया, पेनफुल ब्लीडिंग, क्लॉटेड ब्लीड, ये सब ज्यादातर सफरावी सौदा भी लेके आते हैं, क्योंकि उनके अंदर खुश्की की गलबा है, मैंने कि दोनों में कॉमन मिजाज। तो सिम्टम्स कुछ भी रह दो, आपको अपनी कैफियत के हिसाब से उसको दवा देना। कभी ओलिगोमेनोरिया में हम लोग जवारिश कामोनी लिख के देते, सिंगल ड्रग, या जवारिश कालोंजी, गर्म है वो, उसके अंदर पेशेंट का पेट भी क्योंकि ज्यादातर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के साथ में एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी लेके आते सर, पेट भी फूलता है, गैस भी होता है, सर भी दुखता है, तो वो सब चीज, ये जरूरी नहीं कि एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन बढ़ने से सिर्फ यूट्रस के ऊपर ही इफेक्ट हो। एस्ट्रोजन बढ़ने से पिंपल्स भी बढ़ते हैं, कभी कभी अच्छे स्किन भी हो जाते हैं, स्किन ग्लो भी हो जाते हैं। अब स्किन के ऊपर एस्ट्रोजन काम कर रहा है तो एस्ट्रोजन मैदे के ऊपर भी असर करेंगे ना, एस्ट्रोजन दिमाग के ऊपर भी असर करते हैं, एस्ट्रोजन आपके हर पैल्पिटेशन में भी काम करेंगे। तो एक जगह पे आपको इसलिए मतलब हिस्ट्री लेने के टाइम पे आपको गैनिक हिस्ट्री के अलावा पूरी हिस्ट्री मिलेंगी, कौन सी हार्मोन के उनको क्या तकलीफ हो रहा है। तो किसी को बाल बढ़ रहा है इरिटिज्म, या किसी को ओबेसिटी बढ़ रहा है, किसी को फैट मेटाबॉलिज्म, किसी इवन किसी की शुगर मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब हो जाता है। सो इसको आप बेसिकली आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम उसको जरा कंक्लूड करेंगे। स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी में भी
हाउ यू कैन लाइक उसको भी कैसे आप कोरिलेट करेंगे। इन स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी को भी मिजाज के एतबार से हम, वो तो मैंने आप मालूम होंगे लेकिन फिर भी हम रिपीट करेंगे। फाइब्रोइड और सिस्ट में क्या फर्क है, या उसकी मैनेजमेंट में क्या फर्क है, या उसकी सिम्टम्स में क्या फर्क है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।